Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the power of stake sales, cashing in without losing control. क्या मतलब हुआ कि जो स्टेक है, ओनरशिप है आपकी कंपनी के अंदर, क्यों ना उसे कैश आउट किया जाए, लिक्विडिटी क्रिएट की जाए, मनी पैसा ब्रिंग इन किया जाए बिना कंट्रोल को लूज किए। यानी कि कंपनी तो आपकी ही है, कंट्रोल पूरा का पूरा आप ही का है। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो आज का टॉपिक ना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वन ऑफ द कैश फ्लो कम्युनिटी मेंबर ने ये पूछा कि आजकल ना बहुत चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है कि किस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाया जा सकता है। कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाया जा सकता है मतलब ये कि हमारी जो कंपनी है, अरे उसकी भी तो एक वैल्यू है ना। जब हम उस कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो तो किताबों में है, उसके बदले में पैसा कोई बैंक में थोड़ी आ रहा है। तो क्या कुछ हिस्सा उस कंपनी का बेच के, यानी कि अपनी ओनरशिप, अपनी शेयर होल्डिंग को, इक्विटी को सेल आउट करके पैसा कैश इन किया जा सकता है कंपनी के अंदर? अगर किया जा सकता है तो कैसे? कौन कौन से तरीके हैं? अच्छा, कौन कौन से सारे तरीके हैं? क्या एक ही तरीका है, दो ही तरीका है जो मार्केट में बहुत फेमस है, या जिन लोगों को इसकी जानकारी है बस वो थोड़े थोड़े तरीके बता रहे हैं? हमें ना जगमोहन पूरा जानना, पूरा इन डेप्थ जानना है, और उसके अंदर ये देखना है कि किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज ना मैं बहुत डिटेल के अंदर वही टॉपिक आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और बात करते हैं पावर ऑफ स्टेक सेल। अपनी हिस्सेदारी कंपनी के अंदर बाहर बेचें और कैश फ्लो क्रिएट करें, मनी को क्रिएट करें बिना कंट्रोल को लूज किए हुए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आप एज ए बिजनेस ओनर अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कैश फ्लो को हम अपनी कंपनी में ला सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सेल करके इक्विटी स्टेक को स्ट्रैटेजिकली, और कंट्रोल बना रहे। इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा आज हमारी होने वाली है। तो याद रखो, ओनरशिप इज पावर। आप मालिक हो कंपनी के। हाँ, ओनरशिप इज पावर। जो ओनर है ना कंपनी का, उसी के पास शक्ति है। बट लिक्विडिटी इज फ्रीडम। अरे क्या फायदा ऐसी ओनरशिप का जब कंपनी के अंदर हर समय वर्किंग कैपिटल की चिक चिक लगी हुई है, बिजनेस को एक्सपैंड कर नहीं सकते, पैसा है नहीं, बैंकों के लोन ब्याज चढ़े हुए हैं, कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बैंकों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस एक एक दायरे के अंदर ना फंस गया है बिजनेस, उसके आगे ना एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है। वो एकदम स्टेबल हो गया है, उसके ऊपर ग्रो भी नहीं कर रहा, ऑर्गेनिकली ग्रो भी नहीं कर रहा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तो बात ही दूर है। याद रखो, लिक्विडिटी इज फ्रीडम, ओनरशिप इज पावर, बट लिक्विडिटी इज फ्रीडम। ठीक है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा आज बेचने का मौका मिले और उसको कैश आउट करने का मौका मिले, पैसे आ जाएं कंपनी के अंदर बिना किसी लोन के, तो करना चाहोगे? ये क्वेश्चन है मेरा। सोचना होगा। यहाँ पर ना क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पैसे आ रहे हैं, ओनरशिप जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओनरशिप ही ओनरशिप जा रही है और पैसे आ ही नहीं रहे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्यों मैटर करता है अपनी इक्विटी को बेच के कंपनी के अंदर पैसा ले आना? क्यों मैटर करता है? देखो, कंपनी के अंदर पैसा आ जाएगा और लोन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, ईएमआई का बर्डन नहीं रहेगा, इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहेगा, अगर आप स्टेक सेल करने की बात करते हो तो। दूसरा,
ग्रोथ। भाई ग्रोथ तो बढ़ेगी ना, किसके लिए? एक्सपेंशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए। आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं और एक कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर, आप पैन इंडिया के अंदर अपनी एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो बेटर है ना नए तरीके से बिजनेस शुरू करने की जगह वहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को ही बाय कर लो, परचेज कर लो। अब परचेज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? या तो पैसा चाहिए या वैल्यूएशन चाहिए। कैश आउट करके पैसे दे के उसकी कंपनी को खरीद लेना, या उसके साथ में मर्जर एक्विजिशन की डील कर लेना, उसको अपना बना लो और अपनी कंपनी के शेयर उसको इशू कर दो, क्योंकि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन तो बन ही चुकी है। एक्सलरेटेड करनी है ग्रोथ को, इसलिए मैटर करता है। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अब पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क जो आपका पूरी तरह से कंपनी के इन्वॉल्व था, क्योंकि आपने पीजी दे रखी है ना, पर्सनल गारंटी दे रखी है। कंपनी ने जो लोन लिया है कंपनी नहीं पे कर पाती, पर्सनल गारंटी में घर की प्रॉपर्टियां वगैरह सारी की सारी स्टेक पे लगी हुई हैं। बहुत 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 बड़ा रिस्क लेके ना बिजनेस ओनर ओनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा तन मन और धन लगा के बैठा हुआ है। लेकिन जब आप स्टेक सेल की बात करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि रिस्क मिटिगेट हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है मिटिगेट। और वैलिडेशन, जब कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करता है, क्रेडिबिलिटी को समझता है, वैल्यूएशन को करता है ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पता क्या है कि हमने तो कभी परवाह ही नहीं की अपने बिजनेस के अंदर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन्वेस्टर आता है ना, तो और पता नहीं कितने तरह के सवाल पूछता है। और जब वो इतने सवाल पूछ रहा होता है ना, तो कभी आप रात को घर जाके सोते हो और बिस्तर के ऊपर आराम से लेटे हुए हो और सोचते हो कि यार ये वाली बातें ना इन्वेस्टर ही मेरे से पूछ सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। अगर ये चीज़ें मैंने पहले सोची होती तो ना जाने मैं अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाता। तो कई बार क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी और वैल्यूएशन के लिए, और जैसे होता है ना कि जब आप जॉब करते हो तो इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, और इंटरव्यू दे के फिर अपनी पता लगती है हैसियत का कि हम आज की डेट में जब कंपिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर वो कंपनी मुझे हायर करेगी भी कि नहीं करेगी, तो वहाँ से ना वैलिडेशन होती है। तो बहुत बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी 1%, 2%, 5% अपना लिक्विडेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहे हैं, ताकि कोई सवाल तो पूछे कि कैसे हो, क्या करते हो, क्या बिजनेस का मॉडल है। और वो जब कमियां निकालते हैं ना कई बार बहुत हंसी आती है कि भाई तू मत ही कमियां निकाल यार मेरी, मुझे पता है बहुत पैसे कमा रहा हूँ, धंधे में बहुत दम है मेरे, तेरे को समझ नहीं आ रही, लेकिन कैसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा है। अच्छा, पेशेंस भी बड़े डेवलप हो जाते हैं इतनी सारी बातें सुन के। यार तूने 2% के पैसे लगाने नहीं है और कहानियां कर रही इतनी, तो अपनी ईगो भी शांत हो जाती है, यानी कि बंदे को बंदा बना देती है। यानी कि हमारे जो भी फूफा हमारे अंदर होती है वो सारी की सारी बराबर हो जाती है, और बिजनेस मॉडल रिफाइंड हो जाता है। यानी कि अच्छा है, अच्छा है। एक बार तो किसी को सवाल पूछने का मौका दो, और उसके बाद आपने लेने हैं कि नहीं लेने हैं, कम से कम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो हो ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से कैश फ्लो की कम्युनिटी का क्वेश्चन आया है। इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे समुंदर को जान लो कि कितनी तरीके की स्टेक सेल होती है, कहीं एक ही तरीका तो नहीं जो हम सोच के बैठे हुए थे। नहीं, सुनो क्या क्या होता है। प्राइवेट सेल होती है इन्वेस्टर को, उसमें या तो वो एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट इक्विटी है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चार तरीके तो मैंने अभी ये बताए। यानी कि जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है, क्या वो एंजल है? एंजल यानी कि फरिश्ता है। फरिश्ते के पास हम गए और उसको बोला कि देखो जी मैं तो बड़े लोन के दबाव के अंदर आ गया हूँ, और इसके लिए ना थोड़ा अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं बिजनेस ग्रोथ कर लेता हूँ। और वो बेचारा भोला भाला प्यारा एंजल फरिश्ता हमारे पास आता है, कहता कोई बात नहीं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मुझे पता है आप फंस गए हो, माँ की तरह प्यार करते हुए बस अपने पैसे लगा देता है, और हमें बिजनेस में आगे ग्रोथ करने की
मौका दे देता है। और हर कोई ना एंजल इन्वेस्टर ही ढूंढ रहा होता है कि बस मुझसे कुछ मत पूछो, पैसे दे दो, बस पैसे दे दो। फरिश्ता एंजल, तभी तो एंजल नाम उसका। अरे कितने होते हैं एंजल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर। अच्छा, जब भी कोई अपने बिजनेस का स्टेक सेल करने के लिए जाता है ना, उसके मन में बस यही होता है कि पैसे दे दो, एंजल इन्वेस्टर ही मिल जाए। देखो, वो एंजल है कि नहीं, फरिश्ता है कि नहीं, या वेंचर कैपिटलिस्ट। ये कौन होते हैं? वेंचर यानी कि जोखिम कैपिटल। अपनी अपनी कैपिटल का जोखिम लगाते हैं, यानी कि उनको पता है कि जहां पर वो पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं वहां पर बहुत सारा जोखिम है। पर वो वाले भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कहते कोई बात नहीं, मेरा पैसा है ना, आज ही ले ले, देखी जाएगी। वो भी डीजे लगा के बैठे हैं, देखी जाएगी। उनको भी पता है कि 10 जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 जगह चलेगी, 8 जगह नहीं चलेगी। वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, जो कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट तो वो कहते हैं कि ठीक है, इतने परसेंट में इतना हमें शेयर दे दो। वेंचर कैपिटलिस्ट, वहां से भी पैसा मिलता है। एक होते हैं प्राइवेट इक्विटी। अब ये प्राइवेट इक्विटी जो होती है ना, ये प्रॉपर फर्म्स होती हैं, प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वो क्या करती हैं, पब्लिक एट लार्ज से या एचएनआई से पैसा इकट्ठा करती हैं, एक प्राइवेट इक्विटी फंड बनाती हैं। और उनका काम ही होता है कि ये फंड बना के फिर किसी बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना। जैसे आपने देखा था ना कि जो आकाश इंस्टीट्यूट की जो डील हुई थी, हमारे जनकपुरी वाले आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश चौधरी वाले, तो वहां पर ब्लैक स्टोन, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी है, तो उसने पैसे लगाए थे। यानी कि इधर से वो प्राइवेट इक्विटी वाले पैसे इकट्ठे करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, इनके पास सफिशिएंट मनी है, और फिर वो आगे लगाते हैं। साथ में बहुत तरह की प्रोफेशनल नॉलेज, गाइडेंस और जो इन्होंने प्रोवाइड करना है तो वो करते हैं। तो वो फॉर्म्स होती हैं प्राइवेट इक्विटी, वो लगा देते हैं पैसा अपना। तो ये भी एक तरीका है। और एक है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होते हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो होते हैं जो कहते हैं कि भाई ऐसा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, जितनी आपको समझ है ना, पता नहीं इस समझ के हिसाब से आप कितना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। वो जो समझ है, काम करने का तरीका है, वो हम आपको देंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो पैसे लगने हैं, अब मान लो आपको नहीं पता कि इस बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट भी करना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट सेल भी करनी चाहिए थी। इस बिजनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए था, थोड़ा अग्रेसिव खेलना चाहिए, या थोड़ा आपको स्लो खेलना चाहिए, या आपको जो है जोग्राफिकली एक्सपेंड करना चाहिए, या आपको प्रोडक्ट वाइज डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या आपको प्रोडक्ट को ना एकदम बाकी सारे प्रोडक्ट को हटा के एक पर्टिकुलर एरिया में निश करके इंडिया वर्ल्ड से नंबर 1 बनना चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर निश करके। हम आपको बताएंगे धंधा करते कैसे हैं। कौन बता रहा है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और बिजनेस ओनर कह रहा है कि मुझे तो पता नहीं जी, मैं तो कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मुझे ना कोई ग्लोबल एक्सपोजर है, ना कोई बहुत बड़ा इंडिया का एक्सपोजर है, मुझे कैपिटल मार्केट की समझ नहीं है, मुझे बिजनेस मॉडल बनाने नहीं आते, प्रोजेक्शंस बनानी नहीं आती, मुझे जो है जॉइंट वेंचर टाई अप करने नहीं आते, मुझे एफिलिएट बनाने नहीं आते, मुझे नहीं समझ है। कोई ऐसा है जिसको ये सारी की सारी समझ हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो आगे बढ़ के हिम्मत रखता हो और समय आने पर मेरी कंपनी के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करे, मेरे लोन के चक्रव्यूह से मुझे निकाले और अपना पैसा मेरी कंपनी में लगा दे? कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है? अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी को यहाँ से वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ, मैं एंजल नहीं हूँ कि तुम्हारे लोन खत्म करने के लिए आ रहा हूं ना। मैं कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं हूं। मैं जोखिम नहीं ले रहा कि मैं बस अपने पैसे तुम्हारे बिजनेस के अंदर फंसा दूं अपने पैसे तुम्हारे अंदर। ना मैं एंजल हूं, फरिश्ता, और ना ही मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, और ना ही मैं प्राइवेट इक्विटी फर्म हूं। मुझे नहीं पता, मैंने कोई नहीं करा रखा अपने आप को सेबी में रजिस्टर्ड। मेरे पास तो जो थोड़े बहुत अपने कमाए हुए पैसे हैं वो हैं, या मैंने यहाँ वहाँ टाई अप किए हुए हैं, 2 4 10 बंदे मैंने पकड़े हुए हैं, एक ग्रुप सा बना रखा है। लेकिन मेरे को धंधे की समझ है। अगर मैं आपके पास आ गया तो मैं जो कर दूंगा, बाकी देखो, मैं हूं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पैसे सारे मैं आपके लगाऊंगा।
जो भी खर्चा होना है, जो भी कंसल्टेंट अपॉइंट करने हैं, जो भी स्टडीज होनी है, जो भी मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कोई नया आपने प्रोफेशनल हायर करना है, उसकी सैलरी भी आपने देनी है। मतलब कि 1 रुपए से लेके 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ जो भी खर्चा करना पड़ेगा भाई साहब, आपकी कंपनी खर्चा करेगी, हम कुछ ना कर रहे। यही तो मेरी स्ट्रेटजी है भाई। अगर मैं आपकी कंपनी में एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ रहा हूं, तो ये भी तो मेरी स्ट्रेटजी है कि मेरा कुछ ना लगे, सब कुछ आपका लगे। तो मैं एक्सपेरिमेंट तो पूरे के पूरे आपकी कंपनी के ऊपर ही करूंगा। अगर आप कर सकते हो, आप में दम है, आप में समझ है, तो कर लो ना। तो आप में है तो आप कर लो और प्राइवेट इक्विटी ले लो। आप में दम है तो आप कर लो, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट पकड़ लो। तो आपको कोई फरिश्ता मिलता है तो फरिश्ते से ले लो कि भाई मैं पैसे देने के लिए थोड़ी आ रहा हूं, मैं तो इसलिए आ रहा हूं कि आज तुम्हारी कंपनी में मुझे दम नजर आ रहा है, तुम्हारे अंदर एज ए बिजनेस ओनर दम नजर आ रहा है कि यस तुम्हारी बड़ी सोच है, ऊंची आने गल्ला मेरे यार दिया, यानी कि तुम्हारी सोच ऊंची है, हमारी सोच ऊंची है। दोनों मिलके कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ उखाड़ी देंगे, फाड़ी देंगे, बड़ा कर ही देंगे। स्ट्रैटेजी करेंगे कि भाई याद रखना ये मेरी भी स्ट्रैटेजी है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काम किया, अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर तुम गए तो रिस्क तुम्हारा, अगर तुम गए तो रिस्क तुम्हारा। सुन लो, जान लो, मान लो, लिख लो, देख लो, कर लो, खर्चा तुम्हारा, रिस्क तुम्हारा। मैं वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं, जोखिम कैपिटल नहीं, मैं स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के साथ में आ रहा हूं। अच्छा, ये बात है। ठीक है। तो यानी कि फिर तो हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर मेरे पास 100% कैपिटल है तो कितनी परसेंट कैपिटल मैं फरिश्ते को दूं। वो फरिश्ता ही हो ना, या वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो, या प्राइवेट इक्विटी, या स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। तो मैंने खूब खोल के बताने की कोशिश की है कि इन 4 तरीकों के अलावा और टोटल 4 तरीके होते हैं। बताऊं? सेकेंडरी शेयर सेल, यानी कि आप फाउंडर हो, आपको लगता है कि ठीक है मेरे पास जितने एग्जिस्टिंग शेयर है ना, मुझे कुछ फ्रेश इशू नहीं करना, जो मेरे अपने वाले शेयर हैं वो मैं बेच देता हूँ किसी बाहर वाले बंदे को। यानी कि आपके पास कंपनी के जितने शेयर हैं, उससे क्या होगा, जब आप अपने खुद के शेयर बेचोगे ना, खुद के शेयर बेचोगे, तो क्या होगा, उस केस के अंदर वो सारा का सारा पैसा आपके अपने खुद के सेविंग अकाउंट के अंदर आएगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नेटवर्थ क्रिएट करने के लिए, जैसे कि किया था मान्यवर ने। मान्यवर, वेदांत फैशन, जो कलकत्ता की कंपनी है, उसके फाउंडर कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई लोन वोन ही नहीं है, बढ़िया कंपनी चल रही है। तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर आया उसने कहा कि ठीक है हमें दे दो ना, 10% अपनी कंपनी के अंदर स्टेक दे दो। 10 नहीं दिया उन्होंने, 7.5% दिया। तो 7.5% कोई, मान्यवर वालों ने शुरू शुरू में, कलकत्ता वालों ने कोई फ्रेश थोड़ी इशू किया था, अपने शेयर बेच दिए, जितने पैसे मिले उसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल लिया। और वो कहते हैं कि बल्ले बल्ले, अब वो कहता है कि ना जी ना, हम आपके मान्यवर को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, और ले भी गए। तो ये हो गई सेकेंडरी शेयर सेल, है ना बढ़िया। अगर आप ऑलरेडी अपनी कंपनी को 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर पहुंचा चुके हो, और आप उसको कैश आउट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि पहले कंपनी की फॉर्म में थी, अब आपके पास में आ गई, आप कह रहे हो जगमोहन भाई समझ आ गया, आगे ई सोप बाय बैक कर सकते हो। यानी कि इम्प्लॉइज है ना, मैनेजमेंट है, तो आप इम्प्लॉई से पैसे लेके उनको शेयर इशू कर दो। मान लो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपए की आती है, तो 100 रुपए के हिसाब से एम्प्लॉय को बोलो कि आपको वो 100 रुपए की चीज मैं 50 रुपए में दे रहा हूँ, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में। इससे एम्प्लॉय एक तो जुड़े रहेंगे आपके साथ में, लॉन्ग टर्म जाएंगे, उनको 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल गई। अब वो जो 50 में मिली है उसके भी तो पैसे आए हैं ना आपके पास। यहाँ कोई बड़े प्रोफेशनल से लोग हैं जो अभी अमेरिका में थे, और अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कुछ ना कुछ कर दिया, और वो कहते हैं बहुत है यार, मुझे अपना देश प्यारा है। उनकी एज हो गई है 45 से लेके 55 साल तक की। कहते हैं बहुत जवानी के दिनों में काम कर लिया अमेरिका में, चलो इंडिया, इंडिया में टेक कंपनी खोलते हैं। वो आपकी कंपनी में आने को तैयार हो जाते हैं, और मैनेजमेंट के रोल में आने को तैयार हो जाते हैं। आप कहते हैं ठीक है मैं आपको ईसोप दे देता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी की वैल्यू इतनी है, लेकिन मैं आपको आधे रेट के ऊपर देता हूँ, प्लस आपको कंपनी का मैं बनाता हूँ सीईओ, आ जाओ, सीटीओ आ जाओ, सीएफओ आ जाओ, जो भी बनाना है आपने, सीओओ आ जाओ। तो उसको आपने बना दिया, अब वो पैसे भी दे रहा है आपको, अब उसको भी लालच है
कि ठीक है ना, कंपनी ठीक ठाक है, आधे रेट पे मेरे को उस शेयर मिल रहे हैं, मैं ले लेता हूँ, प्लस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। तो यानी कि ये भी तो तरीका है अपनी कंपनी का स्टेक सेल करने का, और कंपनी के अंदर पैसों का इंतजाम करने का, और कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। और क्या है? प्री आईपीओ स्टेक सेल्स। अब आपने क्या किया कि आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर पकड़ लिया, पब्लिक लिस्टिंग कराने से पहले आपके मन में आया कि मुझे ना अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनना है मुझे, बनना है मुझे। ओके, तो लिस्टेड कंपनी बनने से पहले आपने चाहे एनएससी एसएमई में करवाना है, या आप सीधा मेन बोर्ड के अंदर जाना चाहते हो, जहां भी जाना चाहते हो चले जाना। लेकिन आपके मन में आया कि जरा अपनी वैल्यूएशन तो चेक करा ले, वैलिडेट करा ले, जरा किसी बड़े एचएनआई को या किसी बड़े एकदम शानदार इन्वेस्टर को थोड़ा स्टेक दे। आपने डिक्लेयर किया मैं बैटरी के बिजनेस में हूं और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन मान लीजिए 100 करोड़ की है, और मैंने 1% के लिए किसी अच्छे खासे नाम को, बिरला साहब को आपने ऐड कर लिया, उनको 1% दे दिए, 1 करोड़ रुपए ले लिया उनसे, कितना, 1 करोड़ रुपए उनसे ले लिया, और 1% शेयर दे दिए उनको। 1 करोड़ रुपए लेके उससे आपकी कंपनी बेंचमार्क हो गया कंपनी का, कि कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए की है। वो कैसे? अरे जब बिरला साहब ने पैसे लगाए हैं इसके अंदर 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, तो ठीक है ना, तो ठीक है, ओके, इतनी वैल्यूशन हो सकती है। आप 5% देते हो तो 5 करोड़ आ गई। और कुछ ऐसे लोग बैठे हैं गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, फिर चेन्नई में, फिर मुंबई में, फिर दुबई में, फिर सिंगापुर में, फिर न्यू जर्सी में, फिर न्यूयॉर्क के अंदर, फिर शंघाई में, अलग अलग जगह के ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो आपके जैसे शानदार लोगों को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आपका अभी एक्सपोजर ही नहीं है, तो बेटर है ना कि अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो जिसका एक्सपोजर है तो उसको बोलो कि जरा एक एक मीटिंग तो करा मेरी, जूम पे करा दे, फोन पे करा दे, फिजिकल करा दे, जैसे करानी है। पूरे ब्रह्मांड में एक चक्कर ही मारा हूं, और वहां देखो कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि जो वाली बात न्यूयॉर्क वाले इन्वेस्टर करते हैं ना, न्यूयॉर्क वाले इन्वेस्टर करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया से आपके बिजनेस को देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से इंडिया वाले देखते हैं आपके बिजनेस को, वो तो मतलब निकम्मा ही समझते हैं हमें। अच्छा, जो लोग इधर चाइना वाले हैं ना, वो तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि बस कोई ठीक ठाक सी रेपुटेटेड सी कंपनी इंडिया के अंदर हो, उनका जो अबंडेंस ऑफ मनी है वो किसी तरीके से आपकी कंपनी में पार्क हो जाए। कुछ तो ऐसे भी फंड हैं जो 4-5% के ऊपर ही आपकी कंपनी के अंदर पार्क करने के लिए पैसा बैठे हुए हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं यूएस की, यूरोप की, और वो भी अपनी मनी को पार्क करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेकिन उससे पहले प्रॉपर उन्होंने एजेंसीज हायर कर रखी हैं, वो ड्यू डिलिजेंस करती हैं, देखती हैं, समझती हैं, करती हैं, पूरा समझने देखने करने के बाद वो पैसा आपकी कंपनी में डाल देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई बोर्ड की सीट नहीं चाहिए, उनको कोई स्ट्रेटेजी नहीं देनी, उन्होंने कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, कोई जोखिम नहीं उठाना। तो इस तरह के भी हैं प्री आईपीओ वाले, वो कहते हैं कि आप देखो जी, आप देखो जी, आपने जो क्या करना है, लाइक दैट। तो यानी कि इतनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है। प्राइवेट सेल इन्वेस्टर को कर सकते हैं, एंजल फरिश्ता, वेंचर जोखिम, प्राइवेट इक्विटी अप्रूव्ड फंड, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो दिमाग लगाएगा। सेकेंडरी सेल कर सकते हैं, फाउंडर ने किसी थर्ड पर्सन को अपने शेयर सेल कर दिए और घर में पैसे ले आया, एम्प्लॉइज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, प्री आईपीओ सेल है। ये समुंदर में आपको दिखाना चाहता था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कैश करें बिना कंट्रोल को लूज किए हुए? देखो ऐसा है, किसी भी हालत में, चाहे छोटा छोटा बड़ा बड़ा, चाहे आपने 1% सेल सेल किए, अप टू 49%, यानी कि 51% की जो स्टेक है ना, वो अपने पास रखनी है, तभी तो आपके पास पावर होगी। अच्छा, मार्केट में ना ये बड़ा प्रचलित है कि देखो जी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो मालिक हैं, उनके पास तो सिर्फ 10-12% ही शेयर रह गए हैं, फिर भी वो कंपनी को चला रहे हैं, क्योंकि 10-12% शेयर में ना उन्होंने वोटिंग राइट ले रखे हैं। सुनो मेरी बात, वोटिंग राइट ले रखे हैं, ये बड़ा लीगल टेक्निकल मैटर है। उसके अंदर ना आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर भी इशू कर सकते हो पहले से ही। ये बड़ा डीप मामला है, उसको समझ लेना। तो यहाँ पर 51% की शेयर होल्डिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 51% की वोटिंग राइट की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो रही है। इसको मैं
आज के सेशन में तो खुल के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसी के ऊपर ही सेशन कट जाएगा और आपके 50 क्वेश्चन और खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 51% की वोटिंग राइट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कंट्रोल उसके अंदर ले सकते हो। इसको समझना होगा। दूसरा, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बन जाता है, जिसके अंदर वोटिंग राइट आ गए, जो भी मैं बात कर रहा था। बोर्ड की सीट, भैया तुम हमारे बोर्ड में बैठोगे। जब बोर्ड में किसी को बिठाना है ना, इस बात का ख्याल रखना, अगर आपकी कंपनी में मात्र दो डायरेक्टर हैं, मात्र दो डायरेक्टर हैं, और आप किसी को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर या बोर्ड की सीट दे देते हो, तो क्या होगा? वो 1/3 के लिए आ गया। अब एक क्या होता है कि एक ना, हर एक कंपनी के अंदर होती है मेजोरिटी। तो बहुत सारे डिसीजन हैं, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो मेजोरिटी के साथ में होती है, और जब भी बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर एक कोरम होता है। कोरम होता है। अगर मान लो दो ही लोग कंपनी के बोर्ड में हैं, तो दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी तो कोरम पूरा कहलाएगा। एक बंदा अपने आप से कैसे मीटिंग करेगा? अगर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो कम से कम दो लोग बोर्ड मीटिंग में आने चाहिए। अच्छा, अगर 4 हैं तो कम से कम 3 आने चाहिए। अगर 5 हैं तो भी कम से कम 3 आने चाहिए। समझ रहे हो? कोरम, एक कोरम होगा कंपनी के अंदर, तभी तो बोर्ड मीटिंग हो पाएगी। लोग गलती क्या करते हैं, वो दो ही होते हैं और उसको बना लेते हैं। अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे एक प्रोफेशनल भी आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाना है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या, एक हो गया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दो तो वो हो गए, अब दो आप हैं। अब क्या होगा, जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होगी ना, तो अब पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो गई इस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। अब 4 लोगों का बैठना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो कहते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज को भी जरा ना प्रमोट करते हुए डायरेक्टर के लेवल के ऊपर ले आओ, क्योंकि सारी की सारी CTO टेक्नोलॉजी तो वो संभालता है। वो टाटा बड़ा हो जाए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ गया, और एक आ गया आपका और बंदा। 3 आ गए, अब 2 आप थे, अब मेजोरिटी उन्हीं की हो गई। अब आप अपनी ही कंपनी के अंदर ससरीकाल हो जाती है, मतलब अपनी ही कंपनी के अंदर जो है ना। एप्पल कंपनी के मालिक का क्या हुआ था, मुझे बताओ। एप्पल कंपनी का जो ओनर था, वो कहते हैं कि आप ना बाहर निकलो जी, स्टीव जॉब्स साहब, आप कंपनी से बाहर निकलो, क्योंकि आप बहुत अग्रेसिव हो, गुस्से वाले हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, रातों रात डिसीजन बदल देते हो, सारी रात इंजीनियर को लेके बैठ जाते हो। ऐसे थोड़ी चलती हैं कंपनियां। आप एक काम करो, कंपनी के शेयर होल्डर बने रहो, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बोर्ड में आपका रहना जरूरी नहीं है। तो एप्पल के मालिक को एप्पल की कंपनी ने ही ठा उठा के बाहर किया। तो कैसे सेफ्टी करें अपनी? देखो, ऐसा है, जब भी कोई ऐसी डिसीजन लेनी है, एक दो तीन चार, 4 बंदे तो डायरेक्टरशिप में आपके अगर आ जाते हैं, कितने? 4, तो हमेशा आपकी जो है वो रहेगी पावर, क्योंकि 4 ही होंगे। 5वां स्ट्रेटेजी का आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरम आपका ही है। एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ जाएगा, 6 हो जाएंगे तो भी आप ही हैं। और अगर मान लीजिए एक CTO को भी कर दिए, 7 कर दिए, तो भी आप ही हो। तो आप चाहे ये भी कर सकते हो कि दो जो ऑलरेडी थे वो आपके होल टाइम रेगुलर डायरेक्टर हैं, और जो बाकी दो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो ना, जो कि बोर्ड मीटिंग के अंदर आते हैं। तो ये छोटे 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 माइनॉरिटी वाले पॉइंट हैं, जो हमें अपने कंट्रोल, भाई बात ही कंट्रोल की हो रही है ना। हाउ टू कैश इन विदाउट लूजिंग कंट्रोल, पता लगे एप्पल की कंपनी के मालिक को ही कंपनी के डायरेक्टर ने उठा के बाहर कर दिया, और उनको बोला कि तुम्हारी छोटी सोच है, ऐसे तो कंपनी बड़ी नहीं होगी, हमने तो इतना टाइम लगा लिया है, हमने जान लगा दी तुम्हारी कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाते बनाते बनाते, तुम ही रोड़ा हो। अगर होता तो पहले ही तुम ग्रोथ कर लेते, फिर हमें लाने की जरूरत ही क्या थी? तो ऐसी हीटेड डिस्कशन से बचने के लिए आपने पहले से ही 4 अपने बंदे बोर्ड में बिठा रखे हैं, ताकि डर ही ना रहे। और एग्जिट क्लोज जरूर लिख लेना कि किस बात पे हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, तो ये एग्जिट क्लोज है जी। इस वैल्यूएशन के ऊपर जो है ना, एग्जिट भी होगा। आम तौर पे जब जब टर्म शीट बनती है, तो उसके अंदर ये वाला क्लोज नहीं होता, बोर्ड सीट वाला और एग्जिट वाला और वोटिंग राइट वाला, जिस चक्कर में क्या होता है, कहानी खराब हो जाती है।
स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए हमें, खाली इन्वेस्टर नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिमाग हो, समझ हो, हमारे दिमाग के घोड़े खोले, हमें आगे तक लेकर जाए। इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत बहुत जरूरी है। सूखा सूखा इन्वेस्टर ले लोगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो खुद आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देगा कि मैंने पैसे लगाए थे, क्या बनाऊं उन पैसों का। एक तो बिजनेस का प्रेशर और एक इन्वेस्टर के पैसों का प्रेशर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, कम से कम समझेगा तो सही, भाई साहब आप ही की स्ट्रेटेजी थी, आपके साथ ही मिलके बना रहे हैं, आपको तो दिखाई दे ही रहा है ना। ओके। तो इन्वेस्टर जो कि आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ में अलाइंड हो, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ मिलकर विजन बनाया है, तो कभी डिस्प्यूट होने के चांसेस होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। और वैल्यूएशन में डिसिप्लिन है, यानी कि जब भी आप जब भी आप इस तरह की टर्म शीट बनाते हो ना, टर्म शीट साइन करने से पहले पहले जो भी प्रीमियम वैल्यूएशन है ना, उसी को ही कर करा के जो है ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ ना होना। मिनिमम डाइल्यूशन का फार्मूला अपनाना है आपने। ओके। अब इसके अंदर जरा फाइनेंस और टैक्स प्लानिंग भी देख लेते हैं। अगर ओनर अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेचता है, तो उसके ऊपर 12.5% कैपिटल गेन लगेगा, अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेचता है तो। जिस रेट पे आपने कंपनी बनाई थी, 10 रुपए का शेयर था, आज कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा, उसके ऊपर टैक्स लगना है, सिर्फ उस केस के अंदर अगर आप अपने शेयर बेचते हो। लेकिन लेकिन अगर आप फ्रेश अलॉटमेंट कर रहे हो, तो कोई टैक्स नहीं है, वो तो कंपनी इशू कर रही है ना फ्रेश अलॉटमेंट। अच्छा, तो आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस री इन्वेस्टिंग प्रोसीड टू स्केल द बिजनेस, यानी कि या तो आप पैसा अपने इसी बिजनेस को बड़ा करने के लिए बिजनेस में ले रहे हो फ्रेश इशू के द्वारा, या अपने शेयर सेल कर रहे हो ताकि अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो सके। और डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर लेना, ढंग से कर लेना, यही सारी कहानी है। बाद में छोटे छोटे क्लोज जो है ना, क्योंकि उसमें क्लोज लिखा होता है कि अगले 50 सालों तक आप सिमिलर बिजनेस कर नहीं सकते, 500 सालों तक नहीं कर सकते, 5,000 साल तक नहीं कर सकते, 7 पुश्तों तक नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे कैसे छोटे छोटे क्लोज आ जाते हैं जो आपको बाद में डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ लेना एक बार शांति से बैठ के पूरा का पूरा एग्रीमेंट। कंप्लायंस मीट करनी है, सेबी के नॉर्म्स भी देखने हैं, कहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे थोड़ी कोई किसी की कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट कर देगा। कंपनीज एक्ट और सेबी के नॉर्म्स की कंप्लायंस होनी जरूरी है, वरना बाद में ब्लैक लिस्ट हो जाती है पूरी की पूरी कंपनी। तो फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग की बात हमारी हो गई। तो की टेक अवे क्या है, स्टेक सेल करो जिससे कि पैसा आए, पैसा पैसा। स्टेक सेल होने की वजह से क्या बनती है, क्रेडिबिलिटी भी बनती है कि हाँ यार बड़ी कंपनी होगी, सही होगी, ग्रोथ पोटेंशियल होगा, तभी तो लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सेल कर लो शुरू में और ज्यादा गेन करो, यानी कि पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, आपकी वैल्यूएशन कितनी है इस पे मत ध्यान दो, कितना परसेंटेज बेच रहे हो, चाहे 1% बेचो चाहे 10% बेचो, कोनो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है वैल्यूएशन का। क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पहली वैल्यूएशन के अंदर जरा मैक्सिमम वैल्यूएशन की पप्पी आपने ले ली, उसके बाद से ना एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। तो कोई जल्दी नहीं है, एकदम ध्यान से बात करके तरीके से समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और कंट्रोल को ना बड़े स्मार्ट तरीकों से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि चाहे मेरे पास नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर कम है, लेकिन शेयर की वोटिंग राइट मेरे पास ज़्यादा है, उसके द्वारा भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनल एग्रीमेंट है। इसके ऊपर फिर कभी सेशन करेंगे। और एक्शन क्या लेना है, तो आज करना क्या है जगमोहन, अरे करना क्या है, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाओ। सबसे पहले पता तो लगे कंपनी के वैल्यूएशन क्या है। 7 मेथड होते हैं वैल्यूएशन करने के। आमतौर पे ना लोगों ने क्या लगा रखा है, एक ही मेथड बताते हैं और हम सोचते हैं कि शायद एक ही मेथड होता होगा। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, एक ही मेथड नहीं होता, 7 मेथड होते हैं। जैसे कि अब कंपनी के खुद के ही अपने एसेट इतने के हैं, उसकी लैंड है, बिल्डिंग है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी है, और उसने पता नहीं कौन से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और कितना उसने R&D के ऊपर इन्वेस्ट किया चुका है। तो इसी इसी की अगर टोटल वैल्यू करेंगे तो वही बहुत हो जाती है। तो कई बार जो है वो सामने वाला कोई एक फार्मूला देता है, उस फार्मूले के हिसाब से इससे भी कम वैल्यू मिल जाती है, तो गलती होने के चांस रहते हैं। एक मेथड है सेल को मल्टीप्लाई करना, एक मेथड है प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना, एक मेथड है कैपिटलाइजेशन करना।
कैपिटलाइजेशन मेथड भी तो होता है ना, कि क्या मैं कमाता हूँ बटा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एक मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड। एक मेथड होता है कंपैरेटिव मेथड, कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी या पीछे कौन से मेरे सौदे हुए हैं। तो यानी कि एक सिंगल मेथड नहीं है, मल्टीपल मेथड है। फिर तो लॉस मेकिंग कंपनियां भी तो बिकती है ना, करोड़ों में बिकती हैं। कैसे बिक जाती हैं? अगर उसके अंदर लॉस है तो फिर वो अपनी कंपनी के साथ पैसे देती थोड़ी है, पैसे तो लेती है। यानी कि एक मेथड नहीं होता, 7 मेथड होते हैं। सातों मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन को लिखने के बाद टेबल के ऊपर क्या होती है, डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, बड़े प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल में होती है। जैसे पत्ते पे पत्ता डालते हैं, तो आप अपना एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट डालते हो कि मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इंडस्ट्री का लीडर हूँ, मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है, मेरे पास तो जो टाइटल मैंने ले रखा है और जिस तरह का नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है और जिस तरह की एक्सपर्टीज मेरे पास है और जिस तरह का एम्प्लॉय बेस मेरे पास है, ये तो बस एक्सपैंड होने की कगार के ऊपर ही खड़ा हुआ है। और जिस तरह से मैंने फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है, और कनाडा की गवर्नमेंट भी अपनी वाली आ गई है, और यहाँ अमेरिका के अंदर जो चेंजिंग आ रही है और उस रूल के हिसाब से मेरी सेटिंग ठीक बैठती है, और मेरे पास एक्सक्लूसिविटी का राइट है, तो प्रॉफिट के अलावा ये छोटे 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 पॉइंट है ना, वो भी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। आपकी टाइमिंग, आपकी रेडीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, पता लगे आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जो बहुत ही शानदार है और मार्केट को तो ये खा जाएगा, डिस्टर्ब कर जाएगा, तो उसकी टाइमिंग। आप बोलो आज की डेट में कोई भी रेडी नहीं है, लेकिन मैं रेडी हूँ, मेरे साथ 25 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास ये रेडीनेस अवेलेबल है। तो क्या करना है, इन सभी फैक्टर्स को इनकलकेट करते हुए अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है। यस, जीएसए में हम आपकी मदद कर सकते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने में। वेल्थ इज क्रिएटेड इन ओनरशिप। हाँ जी, ओनरशिप के अंदर वेल्थ क्रिएट होती है, बट रियलाइज किसके अंदर होती है, लिक्विडिटी के अंदर। अरे दिखे तो सही पैसा वैल्यूएशन की फॉर्म के अंदर, बैंकों में तो आए, एक बार उसको करेंसी में कन्वर्ट तो करके देखो। चलिए, ये था आज का टॉपिक जो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आया, और थैंक यू सो मच। इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहा करो, ताकि सारी कम्युनिटी के लिए ना बढ़िया से बढ़िया नॉलेज एक्यूमुलेट होके मिलती रहे। और अगर भी अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हो, तो एक मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्या, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे मोबाइल नंबर पे 9811269798। सो जीएससी ऑनलाइन तो है ही है आपके लिए, www.gsconline.line, जिसके अंदर आप अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्सनलाइज क्वेश्चन यानी कि आप यहाँ पर गए कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर, और अगर यहाँ पर आप हो तो क्वेश्चन पूछो, और कम्युनिटी हमारी यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बटन यहाँ भी दे दिया मैंने, जीएससी ऑनलाइन पे गए और जैसे ही आप ज्वाइन चैट पे करोगे, ओपन व्हाट्सएप करोगे, तो आप सीधा का सीधा लैंड कर जाओगे कहाँ पे, कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। ठीक है जी, ये पहुंच गए यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज थोड़ा सा 5-7 मिनट लंबा हो गया है, पर टॉपिक है ही इतना दिलचस्प, एक्साइटिंग। इसके बाद भी कोई आपके सवाल आए, क्वेश्चन आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब YouTube की रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे, तो वहाँ पर भी आप या तो कम्युनिटी में पूछ लो ज्वाइन करने के बाद, या फिर आप वहीं पर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। चलिए, समय बड़ा ही ज़्यादा हो गया है। कैसा लगा जी आज का सेशन आपको? जो मेरे साथ लाइव है जरा क्विकली बता दें। संजय नरवाल जी, हेवेंद्र जी, जसमीत जी, रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगमोहन जी फॉर ग्रेट सेशन। जसमीत जी थैंक यू। और हेमेंद्र जी कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जगमोहन जी। हाउएवर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई एट द टाइम ऑफ शेयर सेल, हाँ, कैन वोटिंग राइट ऑल्सो बी रिजर्व्ड? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप डबल ट्रिपल 4 टाइम वोटिंग राइट रख सकते हो, और वो एग्रीमेंट पहले से बन सकता है। करेंगे बात हेमेंद्र जी इसके ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत ही डीप सेशन के अंदर। और अभी आज का सेशन मैं ले रहा हूँ एक होटल के रूम से, और यहाँ पर एक अमेजिंग सेशन अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। आज लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होने वाले हैं एक ही जगह के ऊपर, तो मैंने कहा उस एनर्जी को कैसे मिस कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। बाय।